नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आपके लिए बता दें, आज हम मेवात के उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप भी सोशल मीडिया फेसबुक पर अक्सर देखते होंगे, एक्टिव रहते हैं और उन चीज़ों को दर्शाते रहते हैं जिनको युवाओं को खासकर ज़रूरत होती है। मार्गदर्शन का एक ज़रिया बने हुए हैं और फेसबुक के ज़रिए भी। मैं बात कर रहा हूँ हसन अल हसन स्कूल के डायरेक्टर और हसन सर से, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आकेड़ा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा इस मुद्दे को लेकर कि जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आए, किस तरह कहां से शिक्षा ग्रहण की और किस तरह से टीचिंग लाइन में आए, और फिर हम बात करेंगे अल हसन स्कूल की कैसे शुरुआत की। सर, तहे दिल से मैं खैर मकदम करता हूँ। मेहरबानी रमज़ान साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, और सबसे बड़ी बात यह कि आप यहाँ आए और हमसे ये पूछ रहे हो कि भाई हम युवाओं के लिए क्या संदेश दे सकते हैं, आम आदमी के लिए क्या संदेश दे सकते हैं। ये आपका बड़प्पन है, आपने हमें इस काबिल समझा, और ये आपकी भी जो शुरुआत है या जो आप करने जा रहे हो, ये जो कर रहे हो, मैंने एक दो पहले भी देखे हैं, वाकई बहुत काबिल तारीफ़ काम है, अच्छा काम है। अगर बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा जा सकता है हर इंसान से। ज़्यादा बड़े आदमी तो नहीं, लेकिन जितना आपने इस काबिल समझा है तो ज़रूर हम आपको अपनी कहानी, अपना जो जीवन है वो ज़रूर बताएंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि शुरुआती सफ़र की अगर हम बात करें, शिक्षा की अगर हम बात करें, सर कहाँ कहाँ से ग्रहण की और किस तरह से इस लाइन में, आप टीचिंग लाइन में आपका मन की। तो रमज़ान साहब, आप पूछ रहे हो इस बात के लिए, वैसे तो जीवन सबका ही उतार चढ़ाव का होता है, लेकिन जब कहीं आगे जाना होता है तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो जीवन में हर कदम पे सबक सीखते हैं। जैसे हमारे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे और उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ भी नहीं था, तो हम अपने फादर को बहुत शुक्रिया करते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें सब भाई बहनों को स्कूल भेजा। और जैसे सब स्कूल गए थे तो हम पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे हो गए। हमारे बड़े भाई भी थे और हम भी पढ़े लिखे थे। और उसके बाद बहुत छोटी उम्र में हमारे फादर का इंतकाल हो गया, जब हमारी उम्र मुश्किल से 16 साल थी। मेरे से छोटे 4-5 भाई बहन थे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। हालांकि मेरे से बड़े भाई थे, लेकिन हमने जिम्मेदारी को फील किया, महसूस किया। जिस समय फादर गुजरे उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो बड़ा मुश्किल दौर था। हालांकि ऐसा नहीं था कि भाई हम फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन सामाजिक रूप से कोई ऐसा सहारा नहीं था जो हमें बहुत आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता। तो हमें कहीं बहुत अर्ली स्टेज में ही, जब हमने 10वीं के आसपास थे, तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि भाई जो एजुकेशन है वो किसी भी आदमी को बिल्कुल डिफरेंट बना देती है, और अगर अच्छी एजुकेशन ली जाए, अच्छी तरह पढ़ा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी की तरफ हमें रोक सकता हो। इसीलिए फिर हमने बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं पास की अपना मेवा स्कूल नूह से। 79 की बात है, जैसा मुझे याद है। उसके बाद फिर एक क्रॉस रोड पे हम खड़े थे, तो हमें कहीं भी नहीं लगता था भविष्य हमारा क्या होगा, लेकिन वो बात बिल्कुल हर बार मेरे जहन में आती थी कि अगर हम अच्छी एजुकेशन लें, अच्छा पढ़े लिखें, मन लगा के काम करें और जीवन में आगे बढ़ने की सोचें, तो शायद हम किसी भी बड़े ज़मींदार से, बड़े पैसे वाले से बड़े हो सकते हैं। सर, थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस मकाम तक पहुँचने के लिए मेहनत की आपने। जी रमज़ान साहब, जो वाकई आप पूछ रहे हो, वैसे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि भाई हमने पहले तय कर लिया हम उस मकाम तक पहुँच गए। किसी भी आदमी की ज़िंदगी में कुछ फिक्स नहीं होता। ऊपर के वाले के बनाए हुए नियम यही हैं कि भाई अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, अच्छा काम करोगे, तो निश्चित तौर पे उसकी जो खुदाई है, उसका जो उसकी कुदरत है, वो ये बात बड़ा आला ऐलान है कि भाई आप ज़रूर तरक्की करोगे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हमने समाज को देखा, बढ़ते हुए लोगों को देखा। उस ज़माने में ज़मींदार बहुत बड़े होते थे। हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत अच्छी ज़मीनें थी, पर पता नहीं क्यों हमने छोटी छोटी किताबें पढ़ी थी, और उन किताबों में हम अक्सर पढ़ते थे, छोटी छोटी कहानियों में, लाइब्रेरी में, नॉवेल्स में, कि भाई अगर कोई आदमी पढ़ाई लिखाई करे तो बहुत आगे जा सकता है। और ये ज़मींदारी, पैसा, ये बहुत छोटी चीज़ है, एजुकेशन बहुत वैल्यूएबल है। परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा तो नहीं था कि हम जामिया, अलीगढ़ या किसी बड़े शहर में जा सकते थे, क्योंकि सरपरस्ती थी नहीं, फादर थे नहीं। तो हमने फिर
11th BA जो है YMD कॉलेज नूह से किया। और उस ज़माने में भी हम खेलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपना अलग किताबें पढ़ते थे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे जिनसे आदमी को बहुत सारे सबक जीवन में वही मिल जाते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है। और वो मकाम हालांकि मुश्किल, बहुत मुश्किल दौर था। 84 में हमने BA कर लिया और उसके बाद फिर तब भी कोई हमें सहारा नज़र नहीं आता था कि भाई हम कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। और छोटे भाई बहन थे, शादियां हो गई थी, लेकिन जैसा अर्निंग का कोई साधन था वो भी हम नहीं पैदा कर पाए थे। पर ये हमने एक जहन हमारा ज़रूर बड़ा बहुत स्पष्ट क्लियर हो गया था कि भाई शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, और अगर किसी को बड़ा बनना है या बढ़ाना है तो वो सिवा शिक्षा के पूरा नहीं हो सकता। सर, ये टीचिंग लाइन में आने का शौक़ था शुरू से ही? मैं बाई एक्सीडेंट टीचर बना हूँ। मेरा बिल्कुल भी कभी मन नहीं था कि मैं टीचर बनूँगा, पर कुदरत कई बार किसी से कोई काम लेता है तो वो उसे खुद अपने आप उस रास्ते पे चला देता है। 84 में जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद हमें लगता था कि हम कोई बहुत बड़े ऑफिसर लग जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है जैसे ही ग्रेजुएशन किया हमें ये रियलाइज़ हो गया कि जीवन इतना आसान नहीं है, कमाना इतना आसान नहीं है, और नौकरी लगना तो सबसे मुश्किल काम था। ऐसा कोई कॉलेज नहीं था, ऐसा कोई हमारा मोटिवेटर नहीं था जो हमें IAS बना देता। हालांकि हमने सब तैयारियां की। मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट क्वालिफाई किया था मैंने, वो भी मैंने अपनी खुद की, मेरी अपनी प्रेरणा थी कि भाई हम कोई बड़ा कुछ काम कर लें। 86 में मैंने माइट भी मैंने दिल्ली पुलिस वाला टेस्ट क्वालिफाई किया, फिजिकल भी मेरा हो गया था, फिर अनलकीली मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, या लकीली कह लो। पर उस समय ये डिसाइडेड था कि भाई हमने कुछ ना कुछ करना है। शादी हो चुकी थी और फिर कुछ करना था। बस वही बचपन का जो पढ़ा था कि भाई तालीम अगर हम लें तो शायद हम कुछ और अच्छा बन सकते हैं। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हम टीचिंग लाइन एक ऐसा प्रोफेशन है कि शायद इसमें नौकरी जल्दी मिल जाए। फिर हम टीचिंग लाइन में आ गए था। सर, जानना चाहूँगा इस यात्रा में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सच पूछो तो जीवन में हमें लकीली कह लो दोस्त बहुत अच्छे मिले। हम जहाँ भी बैठे और दुनिया में मैं इसको बहुत बड़ा एक योगदान मानता हूँ कि अगर आप आपके चारों ओर अच्छे आदमी रहते हैं, जहाँ बैठते हो अगर वो अच्छे हैं और एक आपकी तरबियत बहुत अच्छी है, आपने अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो मैं नहीं मानता उसकी सफलता को कोई रोक सकता हो। अगर ज़्यादा बड़ा ना मानो तो आप समाज में, जैसे आप खुद आए हो, आपका बड़प्पन है कि भाई आपने हमें चुना है, तो इस मकाम तक जहाँ हम पहुँचे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपके दोस्तों का, आपके उस इन्वायरमेंट का, जहाँ आप रहते हो, उसके अच्छे होने का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वही आपको आगे की प्रेरणा देते हैं, कभी मुश्किल में आपके साथ नज़र आते हैं, और कभी जैसे भी बुरे हालात हुए उन हालात में वो सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक होते हैं, सहारा बनते हैं। और कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे ज़्यादा वही लोग आपको मोटिवेट करते हैं, और शायद उन्हीं सहारों की वजह से आदमी जीवन में आगे बढ़ता है। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात को मानता हूँ जीवन में सफलता के लिए कि आप अच्छे लोगों के पास बैठें, अच्छी सोबत अख्तियार करें, अच्छी किताबें पढ़ें, और तब शायद हो सकता है आपका नज़रिया उस मकाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। सर, जानना चाहूँगा, मालम में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं? जी रमज़ान साहब, मैंने अपनी शिक्षा की तो बता दी आपको। नौकरी का जो मेरा मामला है, और मैंने सबसे पहले 4 साल में गांव में रहा हूँ, 91 से लेके और 95 तक, और उसके बाद फिर 95 के बाद में 96 में जनवरी में फिरोजपुर झिरका सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट हो गए, एज ए इंग्लिश लेक्चरर चला गया। मैं वहाँ 2016 तक रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद में 2016 के बाद 2020 तक मैं यहाँ माड़व सीनियर सेकेंडरी में रहा हूँ, और किस्मत से वहाँ मैं पढ़ा भी था और मैं वहीं रिटायर भी हुआ हूँ अप्रैल 2020 में। इस पूरे छोटे से सफ़र में मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं हरियाणा का या मेवात का सबसे अच्छा टीचर हूँ, पर एज ए टीचर हमारा, मेरे मन में हमेशा ये रही कि भाई आज मेरी क्लास में क्या पढ़ाना है, मुझे बच्चे को क्या कहना है। और मेरी जो कंटेंट था जिसे मैं इंग्लिश पढ़ाता था, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे जो मुझे बच्चे बाद में मिले, उस सब का फीडबैक ये होता था कि सर आप
बताते बहुत अच्छा था, स्टोरी बहुत अच्छी सुनाते थे, मोटिवेट बहुत अच्छा करते थे। तो वो काम रमज़ान साहब हमने जीवन में किया और उसका हमें जब भी इतने नतीजे मिले, लोग बच्चे बीच में जहाँ जहाँ कहीं भी मिलते थे बहुत याद करते थे कि सर वाकई आप बहुत अच्छे टीचर थे। मैं अपने जीवन में ही फील करता हूँ, मुझे शुरू में महसूस हो गया था कि चाहे मैं एक्सीडेंटली टीचर बना हूँ पर इस प्रोफेशन से बड़ा कोई टीचर नहीं हो, प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक आपके पास एक ही काम होता है। आप पहले हम खुद पढ़े, फिर हमने बच्चों को ये तालीम दी कि भाई अच्छे बनो, अच्छे पढ़ो, माँ बाप की सेवा करो। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद बच्चे 10-10 मिनट तक चुप बैठे रहते थे। वो सोचते थे कि भाई इन्होंने क्या कह दिया है। तो जीवन में वो सफलता के लिए वो चीज़ें मुझे आज भी याद हैं कि मुझे बच्चे आज भी फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हैं बहुत सारे, मुझे मिलते हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के टीचर बन गए, लेकिन सब मुझे उस बात के लिए बहुत याद करते हैं कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा थे। सर अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ और बढ़ रहे हैं। अल हसन स्कूल की सर शुरुआत कैसे की? रमज़ान साहब वाकई आपने अब मेरे दिल का सवाल पूछा है, हालांकि सारे दिल के सवाल थे, पर सच्चाई ये है कि ड्यूरिंग सर्विस ही मेरे मन में, मैंने कभी जीवन में रिटायरमेंट की नहीं सोची थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। पर जैसे जैसे मैं रिटायरमेंट की तरफ आता गया मुझे एहसास हुआ, मैं अब जब अपने स्कूल में काम करता था तो वहाँ इंडिपेंडेंटली काम करने की आदमी की हैसियत नहीं होती थी। कहीं डीओ का इन्वॉल्वमेंट थी, कहीं बीओ की इन्वॉल्वमेंट थी। अगर आप टीचर से कोई ज़रा सा भी कोई अच्छा काम लेना चाहें तो उसकी मर्ज़ी थी, वो करे ना करे। कई बार मेरे से ही टीचर के झगड़े होते थे। तो उस शक्ति ने मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ करवाया कि भाई अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये तो सरकारी व्यवस्था है, कभी बीओ का फ़ोन आ गया, कभी डीओ का फ़ोन आ गया। बहुत सारे लोग मेरे से उस मामले में नाराज़ होते चले गए। मुझे लगा यार हम ऐसे तो भला नहीं कर सकते और सरकारी स्कूल हमारा इतना भला नहीं कर सकते। फिर मैं क्या बताऊं, एक मेरी बहुत व्यक्तिगत मामला था कि भाई मेरा स्कूल में इसी मामले पे, पढ़ाने और ना पढ़ाने पे कुछ टीचरों के साथ थोड़ा मनमुटाव था, वो बहुत ज़्यादा लेवल तक चला गया। तो मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि वाकई अगर हमने मेवात की शिक्षा व्यवस्था या हम पढ़े लिखे थे तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी हमने कि भाई हम इस समाज को क्या दे सकते हैं। हमने नौकरी लगा ली, हमने इस समाज से अच्छा मान सम्मान ले लिया, नौकरी अच्छी करते थे और हमारी फिर एक जिम्मेदारी बनती थी। उस जिम्मेदारी को कहीं मेरे दिल में 2010 के आसपास ही आता था कि यार हमने कोई अपने स्कूल खोलने चाहिए जहाँ हमारी मर्ज़ी चले, जहाँ हम अपनी मर्ज़ी का टीचर रखें, उससे अपनी मर्ज़ी का काम लें और जो हम चाहें वो इम्प्लीमेंट कर दें। हमारा जो प्रोडक्ट हो, जो हमारे बच्चे हमारे यहाँ से निकलें वो ऐसे हों जो हम मन चाहा करते हों। बस ये बात दिल में थी मेरे। और उस दौरान ये अरावली पब्लिक स्कूल है, ये भी खुला था, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे। मुझे लगा था कि यार वाकई एक बड़ा काम है जो किसी समाज के लिए लंबे समय तक, सैकड़ों साल मैं कहूँ बहुत लंबे समय तक दिया जा सकता है। तो मुझे लगा कि यार स्कूल खोलना चाहिए। जी सर जानना चाहूँगा स्कूल में जिस तरह से पहली क्लास से कहाँ तक स्कूल कर रखा है, दूसरे सर यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए किस तरह की सुविधा दी जा रही है? रमज़ान साहब सच्चाई ये है, मेवात में बहुत सारे स्कूल खुले पड़े हैं। मैं खुद एक अच्छा टीचर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ और मेरे बच्चे, शायद आपने सुना हो तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे काबिल बच्चे हैं। एक लड़की मेरे साथ ही काम करती है, वो शुरू से ही इसी स्कूल में है, 2013 से ही। तो हमारे मन में आज भी मैं कह रहा हूँ, हम जो तैयार कर रहे हैं प्रोडक्ट, देखिए एकेडमिकली मतलब हमारे बच्चों का नंबर कितना आए, 95 आए, 90 आए, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा मन, मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे बच्चों का, वो लाख बच्चे पैदा कर रहा हूँ और एक ऐसे बच्चे पैदा कर रहा हूँ जो समाज में कहीं जाएं वो सम्मान पाएँ, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा ना करें। और अगर किसी की हेल्प करने वाली बात हो तो वो बच्चा आपको हेल्प के लिए भी तैयार खड़ा मिले। अगर स्पोर्ट्समैन की बात करते हो तो खेल के मैदान में भी वो आपको नज़र आए कि भाई मेरा बच्चा यहाँ पे है। और बिलीव मी, मतलब मुझे आज मेरा 2 साल को अगर मैं निकाल दूँ, 7-8 साल हुए हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग
एक्सेलेंट से एक साथ हमारे बच्चों में जो इंसानी अक़दार होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ किसी समाज की, वो सब इन बच्चों में है। और मैं यहाँ बैठा बैठा सारे दिन रिटायरमेंट के बाद अब तो मैं खुद भी क्लासें लेता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि हम ऐसे बच्चों को क्या दे सकते हैं जो बच्चा हमारा 1 साल के बाद 4 साल के बाद जब निकले तो बहुत अच्छा होकर निकले, एक बेस्ट नागरिक, अच्छा एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार बाप, एक जिम्मेदार बेटा, इस हैसियत से हम बच्चे पैदा करने चाहते हैं। और मैं उसमें बहुत हद तक कामयाब हूँ। मैं दावे बहुत करता हूँ पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं जितने स्कूलों को जानता हूँ, मैंने बहुत स्कूल विजिट किए, हमारा जो मकसद है वो हम शायद उनमें और लोगों से बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बेटी है जो स्कूल देखती है और मैं हूँ, हम जब भी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो कई बार मेरे से वो कहती है कि पापा सारे दिन तुम इसी काम में मेरे से डिस्कस करते रहते हो। तो हम सब सारे दिन इसी में लगे रहते हैं कि भाई हम इन बच्चों को क्या अच्छा दे सकते हैं, इनको हम क्या अच्छा बना सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी कमी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे दिन हमारा ये डिस्कस रहता है। सर जानना चाहूँगा आपसे कि बेटियों की शिक्षा के लिए अक्सर देखते हैं सर 10 पढ़ जाती है या 12 पढ़ जाती है, फिर माँ बाप सोचते हैं शादी कर दें, और शादी करने के बाद बहुत कम लोग सर आगे पढ़ा पाते हैं। ऐसे में शिक्षा को लेकर सर किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं? रमज़ान साहब, वाकई आपने सच पूछो तो मेरा दिल का सवाल लब की बार किया है। अगर आप ये ना पूछते तो मेरा एक पक्ष रह जाता। मेरी शादी 84 में हुई, मेरी बड़ी बेटी 85 में, 81 में मेरी शादी हुई, 84 की मेरी बड़ी बेटी है। तो मैं ये बात ना, कोई आदमी भले ही कुछ भी कह ले, पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरा इंटरव्यू देखेगा, आपके साथ मुझे बात करेगा, तो मुझे एक बात के लिए ज़रूर सराहेगा कि मैंने बेटी और बेटे सब बराबर रखे। 85 में बड़ी वाली लड़की है और वो आज के दिन चंडीगढ़ में गवर्नमेंट में जॉब करती है, एक बहुत एक्सेलेंट टीचर है। मतलब मुझे कन्फर्म है, उसको 2010 में शादी हुई है, 9 में, एक अच्छी टीचर है। दूसरे वाला जो लड़का है वो डॉक्टर जीशान अली, अभी मेदांता में उसने अपनी MD पूरी की है मेडिसन से, DNB, और आज के दिन वो वहीं काम कर रहा है। एक MD MBBS उसने कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज मणिपाल से किया, MD वहाँ से किया। दूसरे वाली बेटी है जो मेरे साथ प्रिंसिपल है यहाँ स्कूल में, अलीगढ़ से पास आउट है और MA उसने अलीगढ़ से किया, फिर BEd उसने जामिया और इससे MA भी वहाँ से किया। तीसरा बेटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया उसने, हैदर अली नाम है, मेरे साथ कन्फर्म स्कूल भी देखता है, एक्सेलेंट बच्चा है और अरावली से पढ़ा है। जो सबसे छोटी बेटी है वो डॉक्टर है। और आपको मैं आज बता दूं, मैं अपना एक डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, वैसे तो मैं अखबार में निकलवाता। अभी वो लड़की MBBS किया, कल रिजल्ट आया है, आपको यकीन नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, मेवात में मुझे नहीं लगता किसी ने भी इतना नंबर मार्क्स लिए हों। 648 नंबर उसके आए हैं और ऑल इंडिया रैंक उसकी जनरल रैंक 400 है। मतलब उसको रेडियोलॉजी से लेकर मनपसंद कॉलेज और मनपसंद फील्ड इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमने लड़के और लड़कियाँ, बिल्कुल मैंने पूरे जीवन मेरा यही टारगेट रहा। अब आप खुद सोच सकते हो कि मेवात में कितनी लड़की MD है। वो लड़की अभी इसी साल इंशाल्लाह उसके MD में एडमिशन हो जाएगा और इंडिया में उसकी 400 के आसपास रैंक है और हो सकता है कैटेगरी रैंक मैं कहूँ तो उसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये जो बच्चे पढ़ाए ना, उसका सिर्फ यही था कि भाई अगर हम टीचर होके भी बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकते, भाई हम देखो इनकी बच्चियाँ पढ़ती हैं, इनके लड़के पढ़ते हैं, तो फिर शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमने बच्चों पे विशेष तौर से लड़कियों की, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे पास स्कूल है, यहाँ हम लड़कियों की आधी फीस लेते हैं और आप यकीन नहीं करोगे, हमें एक पैसे का भी सरकार को कोई हमें मुआवजा नहीं देती, पर हमें पता है कि अगर ये बेटियाँ हमारी आगे आ गई, ये अगर पढ़ गई तो आप समझ लो एक घर की बजाय 2-2 घर बन जाएंगे। इसीलिए हमने अपनी बेटियाँ भी पढ़ाई और आज इन सारे लोगों की बेटियों को मैं कहता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, कई माँ बाप ऐसा है यार सर हम इस लड़की को नहीं पढ़ा रहे। मैंने प्रॉब्लम क्या है सर? फीस की प्रॉब्लम है, लड़के को तो पढ़ाएंगे। आप यकीन मान लो, मैं उसको कह देता हूँ भाई तू इसको फ्री छोड़ जा हमारे पास। और हमारे पास हैं 1-2-4 लड़के ऐसी जिनको हम बड़ी क्लासों में, जिनको हमने बैठने नहीं दिया, उनसे हम गाड़ी का खर्चा लेते हैं, एक पैसा भी नहीं लेते। बहुत अच्छी बात जी सर। अंत में दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे सर? मैं रमज़ान साहब, जब आप आए थे, जब तो शायद मैं इतना नहीं सोच पा रहा था कि आपका काम कितना बड़ा है। मैं छोटा सा आदमी, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, इन्होंने मुझे एक बड़ा आदमी करके सेलेक्ट किया है। मैं सबसे कहता हूँ, दुनिया में
दो चीज़ों का कोई बदल नहीं है। एक तो एजुकेशन का, जितनी अच्छी ले पाओगे, जितनी अच्छी अपने बच्चों को दे पाओगे, उसका बड़ी सीधी सी मिसाल है कि उसका कोई बंटवारा नहीं है। दूसरा, आपके जीवन को एक फौलाद की तरह मजबूत घड़ देती है, और फिर आप अपने लिए तो जीते जीते ही हो, समाज के लिए भी जीते हो। और भाई सबसे बड़ी बात, जो भी देख रहा है, अगर वो बाप है तो बाप की हैसियत से, बेटा है तो मैं बेटे की हैसियत से कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, विशेष तौर से लड़कियों को। अगर आप ये सोच रहे हो कि आने वाला ज़माना ज़मीन का होगा, आने वाला ज़माना महलों का होगा, आने वाला ज़माना राजनीति का होगा, मैं नहीं मानता। कोई सा दौर भी कभी किसी का नहीं हुआ सिवा शिक्षा के, सिवा तालीम के। अच्छी लो, अच्छे दो, अपने और खर्चे काट लो, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। अगर सरकारी स्कूल में भेजने बड़ी हैसियत है, प्राइवेट स्कूलों में भेजो। अच्छी अगर आपने इस पर इन्वेस्टमेंट किया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं जाएगी। इस अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिए, बड़ी फ़ीस महंगी है, तो यकीन मान लो आज के दिन मेरा मन भर जाता है वाकई, जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि भाई हमने थोड़ी मेहनत की, लेकिन आज बच्चे ऐसे हैं कि हम लोग मिसालें देते हैं, मैं तो खैर क्या दे रहा हूँ। और सबसे कहता हूँ कि भाई तालीम लो, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है जो हमें बदल सकता हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद साहब, रमजान साहब, मेहरबानी साहब, थैंक यू। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जिस तरह से सर ने बहुत ढेर सारी बातचीत बताई कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए पिताजी के बहुत कम उम्र में हमको छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर भी हार नहीं माने, आगे बढ़ते गए हैं और आज फिर स्कूल में सरकारी नौकरी पाई और उसके बाद बच्चों को पढ़ाया, और वहाँ से पढ़ाए हुए बच्चे भी आज जॉब लगे हुए हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, जगह जगह अन्य अन्य स्थानों पर लगे हुए हैं। उसके बाद अल हसन स्कूल की शुरुआत की, ताकि वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद फिर भी अपनी शिक्षा के स्तर को और बच्चों को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए अल हसन स्कूल की शुरुआत की, जहाँ पर बताया कि बच्चे यहाँ से जब जाते हैं तो आगे जाकर जॉब ही पाते हैं, और यहाँ बेटियों की शिक्षा के लिए उन पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, और जिनके माँ बाप खर्च नहीं उठा पाते उनके लिए भी सहयोग अल हसन सर खुद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज़, नमस्कार।